हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप ऑल आर गुड, आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं और इससे पहले दोनों जो क्लासेस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो सब इसी से लिंक है। मैंने आपको लास्ट पढ़ा दिया था रेडियो एक्टिव पदार्थ, सब चीज़ें बता दी थी, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। सीबीएसई वालों को यहाँ पर थोड़ा डाउट रहेगा, फ्यूज़न और दूसरा क्या है आपका फिज़न। फ्यूज़न फिज़न इनमें माइनर सा अंतर है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। अब हिंदी वाले के लिए आसान है संलयन और दूसरा क्या है विखंडन। ठीक है, सबसे बहुत आसान हो जा रहा है। तो आज हिंदी वाले बड़े मस्ती से शब्दों को समझो, आपको टेंशन नहीं लेनी, और सीबीएसई वाले थोड़ा ध्यान दें आज। ठीक, क्या था नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न पहले होता क्या है, इस मीनिंग पर चले जाओ, ये बड़ा डीप वर्ड है क्योंकि एक बार सीडीएस में इस पर क्वेश्चन भी आया था। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या था, पहले पढ़ा देता हूँ। क्या था कि भाई दो छोटे छोटे अणु, ठीक है, या नाभिक मान लो, दो छोटे छोटे नाभिक की बात करें तो नाभिक ही जोड़ लो। दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाए। देखो मैंने क्या लिखा है, दो छोटे छोटे नाभिक है, ये दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक नाभिक बना दिया। ये दोनों मिलकर बनाए, क्या हुआ, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर क्या हुआ, बड़ा नाभिक बनाया। तो इससे मैंने क्या बोला, बड़ा नाभिक। क्या होता है इसमें, क्या होता है जब आपका फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न में क्या होगा, संलग्न में क्या होगा कि चीज़ें आके जुड़ते चल जाएगी, आएगी जुड़ते चल जाएगी, आएगी जुड़ते चल जाएगी। मैंने सिर्फ आपको एक यूनिट बताई, ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल कितने हो गए मुझे नहीं पता, लाखों की संख्या में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होगा, दो मिलकर एक बनाएगा, दो मिलकर एक बनाएंगे। तो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1000 आपके नाभिक है या न्यूक्लियर है, अब मैं कह रहा है कि आपके पास 1000 क्या है, न्यूक्लियर है, 1000 नाभिक है, उनका आपको फ्यूज़न करना है। तो 1000 कितने हो जाएंगे, 500। ठीक है, क्योंकि दो मिलकर एक बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे जुड़े चल जाएंगे धीरे धीरे। एक एग्जाम्पल के तरीके से मैंने समझाया। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, या छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाएंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसको फ्यूज़न के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई। ठीक है, अब इनको हाई टेम्परेचर किस चीज़ से मिल जाता है, सूर्य से या हाइड्रोजन में मिलता है। मैंने आपको समझाया था हाइड्रोजन के 1H1 समझा था, वो रेडिएक्टिव है नहीं, 1H2 था नहीं, 1H3, इसे बोला था ट्राइटेरियम, यानी कि हाइड्रोजन की मैं ट्राइटेरियम की बात कर रहा हूँ, किसकी, 1H3 की। ठीक है भाई, 1H3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मार्कर बदल देता हूँ एक मिनट, किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइटेरियम की। भाई ये कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं कंट्रोल किया जा सकता। ठीक है, हाइड्रोजन बम होता है जो, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसमें कैसी रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब मल्टीपल लाइन चलती चल जाती है, चैन बनती चल जाती है दूर तक, बहुत काफ़ी दूर तक। तो ये क्या हो जाता है, इसमें चैन रिएक्शन होती है। ठीक है, और एक कंट्रोल है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जब ये शुरू हो जाता है तो बस फिर कोई किसी के बस की बात नहीं, इसे रोक दे। अब बात करता है हाइड्रोजन बम, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, हाइड्रोजन बम में क्या होता है, फ्यूज़न। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन बम में क्या होगा, फ्यूज़न होगा। क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनकर क्या बनाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल। आई बात समझ। तो ये जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम क्या है आपका, ये आपका शक्तिशाली अधिक है लेकिन घातक कम है। अब इसका मतलब कैसे समझोगे, शक्तिशाली या घातक का मतलब क्या है, समझ लो कि ये शक्तिशाली तो है, यानी कि चीज़ें बहुत सारी ब्लास्ट तो कर देगा लेकिन क्षति कम पहुंचाएगा, यानी हानि कम पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे कि बम मार दिया हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम क्या करेगा, बहुत सारी धूल उड़ा देगा, आफत मचा देगा, लेकिन लोगों को हानि नहीं होने की। ठीक है, समझ लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोरोना की पहली वेव थी और सेकंड वेव है, पहली वेव में इतनी हानि नहीं हुई, लोग पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे थे। इस बार क्या हुआ, लोग क्षति ज़्यादा पहुंची, यानी कि लोगों को हानि ज़्यादा हुई, लोग मृत्यु ज़्यादा हुई लोगों की। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। शक्ति मान लो जैसे कि हाथी है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि हाथी, तो हाथी क्या है, हाथी शक्तिशाली है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सांप। सांप क्या है, शक्तिशाली नहीं है लेकिन घातक है, अगर एक बार काट लेगा तो आदमी को मार देगा। लेकिन अगर हाथी थोड़ा भी आपको टक्कर मारेगा, कुछ करेगा तो आप बच जाओगे, आपको क्षति कम पहुंचेगी। और सांप क्या है, ताकतवर नहीं है लेकिन घातक है। ठीक है, इसीलिए भारत के पास हाइड्रोजन बम नहीं है, ना वो बनाता। भाई हमें शक्ति प्रदर्शन थोड़े करना है,
भारत बड़ा समझदार देश है, बड़ा ही प्यारा देश है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बम इसके पास नहीं है, हमने क्या रखा हुआ है, परमाणु बम रखा हुआ है। ठीक है, परमाणु बम क्या काम करता है, वो घातक ज़्यादा है, शक्तिशाली कम है। तो हमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, हम सिर्फ घातक चीज़ें लेते हैं, यानी कि हमारे पास हाथी नहीं है, हमारे पास सांप है। ठीक है, तो लिख भी लो कि भारत के पास हाइड्रोजन बम नहीं है। नाम बनाते हैं, ठीक है, नाम हमारे पास है, नाम बनाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं इस चीज़ की। ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं नाभिक के विखंडन, यानी कि न्यूक्लियर, क्या न्यूक्लियर, दूसरा क्या लिखा मैंने, फ्यूज़न। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लिखा फ्यूज़न या लिखा फिजन। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है भाई, हिंदी में लिख लेना, हिंदी में थोड़ा आसान हो जाएगा। CBSE वालों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी हिंदी में लिख लो। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, संलग्न यानी कि साथ लगे हुए, और यहाँ क्या विखंडन यानी कि विखंडित हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अब इसमें क्या था, इसमें एक बड़ा नाभिक है, एक बड़ा सा नाभिक है, वो जैसे ही रिएक्ट करेगा, यानी जैसे ही वो रिएक्टर बनेगा, क्या होगा, वो दो टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाएगा, यानी कि टुकड़े ज़्यादा बनेंगे, यानी कि एक में से दो निकलेंगे। तो क्या हो रहा है, ये बड़ा नाभिक है, टूटे कितना बना, छोटे छोटे बन गया, छोटे छोटे नाभिक। ठीक है, क्या हुआ, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में बदल गया। अब मैं नाभिक क्यों कह रहा हूँ, मैंने आपको कल समझाया था, नाभिक के अंदर किसकी अधिकता के कारण रेडियो एक्टिव हो जाता है, न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण। जैसे न्यूट्रॉन की अधिकता बढ़ेगी तो नाभिक क्या हो जाएगा, भारी। तो भारी होने के बाद नाभिक क्या करेगा, अस्थायी हो जाएगा, और अस्थायी के बाद आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ बन जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ बन जाएगा तो क्या निकालेगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो ये वही काम कर रहा है। नाभिक क्या है, बड़ा है, क्या हुआ, भारी हो गया, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसमें बढ़ने के बाद क्या हुआ, टूट गया, क्या हो गया, विखंडन हो गया, यानी कि फिजन हो गया, छोटे छोटे नाभिकों में बंटने लग गए, टक 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 करते हुए, ऐसे बहुत मल्टीपल चीज़ों में बदलने लग गया। तो मैं कहूँगा कि आपके पास 1000, क्या आपके पास, मैंने कहा कि आपके पास 1000 नाभिक है, 1000 नाभिक का आपको क्या करना है, फ्यूजन करना है। तो 1000 नाभिक का जब आप फ्यूजन करोगे तो कितने बन जाएंगे, 1000 के 2000। ठीक है, यानी कि सेना बन का आ जाएगी। जैसे म्यूटेंट होता है, यानी कोई चीज़, जैसे कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस कैसे होगा, म्यूटेंट होकर आ रहा है, यानी कि एक के ऊपर एक, मतलब अलग अलग रूप लेके आ रहा है, मतलब घातक बन का आ रहा है। इसी तरीके से क्या है, ये आपका क्या है, बड़ा नाभिक टूट टूट के छोटे नाभिक को बनता है। तो छोटे नाभिक क्या है, खतरनाक क्षति पहुंचाते हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों में घुस के ख़त्म कर देते हैं सब चीज़ों को। अब इसके बाद क्या है, इसमें चेन रिएक्शन होती है, इसमें चेन रिएक्शन होती है, इसमें चेन रिएक्शन होती है। ये बात सेम थी अभी तक, लेकिन इसमें क्या आता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है और अनकंट्रोल भी है। अगर ये कंट्रोल में रहेगा तो क्या बनेगा, एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट यानी कि हमारा जो बिजली घर है, जहाँ से हमारी बिजली बनती है पूरे भारत की, तो इससे बिजली बनाई जा सकती है अगर ये कंट्रोल में रहा। यानी कि क्या बोलता हूँ मैं, नाभिक विखंडन, या बोलता हूँ न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न अगर कंट्रोल में है तो क्या बनेगी, बिजली, यानी कि लोगों के यूज़ में आएगी। ठीक, और अगर क्या नाम है, अनकंट्रोल हो गया, अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो क्या होगा, अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो क्या बनेगा, एटम बॉम्ब। फिर ये आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर ये चैन रिएक्शन करेगा, और एटम बॉम्ब आपको पता है शक्तिशाली कम, घातक ज़्यादा, यानी कि सांप है और भारत के पास क्या है, एटम बॉम्ब है। ठीक है, आई बात समझ। तो क्या है, एटॉमिक यानी कि नाभिक विद्युत घर, जहाँ से पूरी भारत की बिजली बनती है, वो काम इसी से होता है। किससे बनता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ है, आप बताओ कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं तो लास्ट में बता ही दूंगा। और भाई अनकंट्रोल होगा तो क्या होगा, एटम बम, यानी कि परमाणु बम। ठीक है, अब बोलते हैं कि एक नोट लिख लो, अब समझो आप एटम बम क्या है। अब आप सोचते हैं कि एटम बम है, एटम बम फटा तो उसी से लोग मरते हैं, उससे नहीं होता। क्या होता है, मैं आपको समझाऊँ। जैसे ये क्या है, ये आपका परमाणु बम है, पेन बदल देता हूँ। देखो ये क्या है आपका, एग्जाम्पल समझ लो, क्या है, परमाणु बम। ठीक है, तो मैंने लिखा परमाणु बम क्या है, शक्तिशाली तो कम है, यानी कि शक्तिशाली तो क्या है, कम। ठीक है, और घातक क्या है, अधिक। और मैंने यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पे क्या है, शक्तिशाली तो क्या है, अधिक, और जो क्या है, घातक क्या है, कम। ठीक है, समझ लो कि हाइड्रोजन बम क्या है, हाथी है, और आपका क्या बोलते हैं, परमाणु बम क्या है, सांप। तो सांप क्या है, ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि मारने की, क्षति पहुंचाने की शक्ति ज़्यादा इसके पास है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। देखो मैंने आपको समझा दी कैरेक्टरिस्टिक, अब समझ लो इसे परमाणु बम है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके यहाँ पर बड़ी सेफ्टी लगी होती है। तो क्या है, अगर ये परमाणु जो बम है, अगर इसको मान लो ये आपने कहीं अटैक किया, आपने परमाणु बम डाला, परमाणु बम जैसे ऐसे डलेगा ना, तो क्या होगा, इसके डलने से जो नॉर्मल बम फटता है, ऐसे बम फटेगा,
उस बम फटने में और नॉर्मल बम फटने में कोई अंतर नहीं है। अगर आपने नॉर्मल बम फोड़ा तो इतनी क्षति जितनी इसमें बम ने पहुँचाई ना, इतनी क्षति ये वाला बम पहुँचाएगा। लेकिन दिक्कत कब होती है? दिक्कत होती है जैसे ही ये परमाणु बम फटा, इसने पहले दिन कुछ नहीं बोलेगा, मतलब पहले दिन जितना बम असर करता है ना इतना असर करेगा। लेकिन 1 से, यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट बना के, 1 से 5 दिन के बीच में क्या करेगा ये? अपना शुरू कर देगा रिएक्शन, अपना काम शुरू करता है 1 से 5 दिन। असर करता है, ठीक है। क्या करेगा? 1 से 5 दिन में इसका असर शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? इसके अंदर से क्या निकलेगा? इसके अंदर से निकलेगा, छोड़ो यार, 1 से 5 दिन में क्या होगा? इफेक्ट शुरू होगा इसका। कैसे शुरू होगा? इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलेगी मैं लिख देता हूँ। क्या निकलेगा? जैसे बम फटेगा तो क्या निकलेगा? सबसे पहले जैसे बम फटा तो क्या होगा? इसके अंदर से निकली एक्सरे, जिससे एक्सरे किए जाते हैं वही वाली रे। फिर मान लो मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इसके अंदर, और दूसरे नंबर पर निकला क्या? मतलब गामा रे, गामा लिख देता हूँ बनाकर, क्या मिली? गामा रे। और नंबर 3 पर लिख लिया आपकी क्या? शॉक वेव। ये सारी किरणें बड़ी खतरनाक है। शॉक रे, ठीक है, शॉक रे। एक्सरे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन फिर भी क्षति पहुंचाती है। अगर आप एक्सरे भी कराते हो तो आपके शरीर में कहने की थोड़ी सी दिक्कत आती है जो आपको महसूस नहीं होती। लेकिन क्या है, एक्सरे ज़्यादा खतरनाक नहीं है इसमें। लेकिन मैंने आपको बताया था गामा रे, गामा रे जैसे ही किसी भी चीज़ जो पड़ती है ना रेडियो एक्टिव में, तो कितना सेंसिटिव कर देती है? टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर को कितना कर देती है वो? 300 डिग्री सेल्सियस। कितना? 300 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ 300 डिग्री सेल्सियस कोई आदमी बचेगा? कोई चीज़ बचेगी? ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। अब ये छोड़ो, ये तो छोड़ ही दो, ये तो 300 डिग्री पर ख़त्म कर ही देगा सारे आदमियों को। और एक्सरे तो चलो ये कम इफेक्ट कर रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर गामा रे ये बिल्कुल नष्ट कर देगी। अगर फिर भी इंसान बच गया ना, बिल्डिंगें तबाह करने वाली परमाणु बम बहुत खतरनाक है। ये शॉक वेव होती है ना, ये बिल्डिंगें गिरा देती है। क्या गिरा देती है? बिल्डिंग, यानी कि मकान, समझ लेना, मकान से बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मकान गिरा देती है, ठीक है। जो हमारे अटैक होते हैं, जैसे कि अटैक किए जाते हैं तो हमारे होते हैं शॉक पायलट में, क्या होते हैं? मिसाइलें होती है। मिसाइलों में शॉक वेव डाली जाती है। तो मिसाइल जैसे ब्लास्ट करते हैं उनके अंदर से शॉक वेव निकलती है, और शॉक वेव सारी बिल्डिंग ढा देती है। फिजिक्स में चैप्टर है, बढ़िया तरीके से वहाँ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ भी समझाना जरूरी है तो मैं समझा देता हूँ। क्या करेगी? जैसे बम फटता है, बम फटने से कुछ असर नहीं होता, लेकिन रे फैलने में 1 से 5 दिन लग जाते हैं। यानी कि असली असर है ना जो परमाणु बम का, वो शुरू होगा आपके 5वें दिन से। 5वें दिन में जो तबाही आएगी, हर एक चीज़ रेडियो एक्टिव। अगर कहीं भी परमाणु हमला होता है तो क्या होगा? एक परमाणु हमला हुआ था यूक्रेन के एक शहर में। वहाँ पे एक, मतलब हमला नहीं किया गया था, एक रिएक्टर था। मतलब जिस तरीके से बिजली बननी है, तो बिजली वाला जो जहाँ बिजली बननी थी वो एक तरह से ब्लास्ट हो गया। समझाऊंगा इसके बाद भी, इसके बाद वही इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिजली कैसे बनती है। तो जैसे ब्लास्ट हुआ, यूक्रेन में एक शहर है, आज उसे भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है। आप एक बार थोड़ा रिसर्च करो यूट्यूब पे, गूगल पे जाके देखना कि भूतिया शहर, यूक्रेन का भूतिया शहर, यूक्रेन से वो देश है, उसका शहर है एक, उसका नाम देख, भूतिया शहर लिख लेना, चेक करना कि कौन सा देश, कौन सा शहर है। तो वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ हमला नहीं होता, लेकिन एक क्या होगी, दुर्घटना हो गई थी कि जो बिजली घर था, जहाँ बिजली बनती थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो वहाँ से क्या हुआ था? रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गया था। क्या? यूरेनियम। यूरेनियम की वजह से वहाँ पर पूरे एरिया में तबाही आ गई थी। यूरेनियम इतना ख़तरनाक है, इतना रेडियो एक्टिव है कि आपके जहाँ भी फैल गया ना, वो मैंने आपको बताया था कल, वो गले में फैलते कैंसर कर देगा। उसका इलाज क्या है? पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लो, उसका ये इलाज है। लेकिन अगर अटैक हुआ, बम फोड़ा गया, तो उससे बचने का कोई इलाज नहीं है, आदमी मर ही मरेगा। उसमें खाने की चीज़ें सारी रेडियो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। आप जिस मकान में हो, इवन जिस मकान में आप हो ना, उस मकान की सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव हो जाती है। उसके अंदर शॉक वेव मकान गिरा देती है, मकान ब्लास्ट से नहीं, वेव से गिरती है, वेव गिरा देती है मकानों को। उसके बाद क्या है? एक्सरे, गामा रे, मतलब दुनिया भर की रे सारी फैल हो जाती है, सारे सामानों पर, आप पर, सब चीज़ों पर। अगर सांस में, पानी में, सब जगह मिल जाती है। इतनी खतरनाक हो जाती है कि आदमी के मरने कोई चांस नहीं होती है, ठीक, बचने कोई चांस नहीं होते। तो क्या परमाणु बम घातक नहीं है? परमाणु बम में निकलने वाली रे घातक है, ठीक है। परमाणु बम तो एक तरह का पोल्यूशन है। क्या है? एक तरह का ये समझ लो रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन, बस, पोल्यूशन, ठीक। क्या है? प्रदूषण है।
बस इससे निकलने वाली गामा रे, एक्सरे और शॉकवेव। शॉकवेव मकाने बिल्डिंगें सब गिरा देती है, एक्सरे भी इफेक्ट करती है, कम करती है, लेकिन गामा रे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देती है, जिस पर डल जाती है। और आपका 1 से 5 दिन में इसका इफेक्ट शुरू होता है, सही महीने में, यानी कि 5 दिन लगते हैं इसको रिएक्ट करने में। 5 दिन के बाद ऐसी तबाही आती है ना कि उस एरिया को ख़त्म ही कर देता है। दूसरा क्या है भाई, इसका असर, एक परमाणु बम का असर होता है 20 से 40 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, लिख लो अपने आप में, ठीक है, एरिया। आई बात समझ? अब इसमें नोट करके लिख लो, मैंने 2 चीज़ लिखी हुई है कि 6 अगस्त 1945 को हमला हुआ था। एक हुआ था आपका 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, परमाणु बम, जो बड़े ही खतरनाक थे। ठीक है, जो आपका डाला गया हिरोशिमा में 6 अगस्त को 1945 में, उसमें क्या यूज़ किया गया था? यूरेनियम। और जो आपका 9 अगस्त को डालेगा वो क्या यूज़ किया था? पोलेनियम। ठीक, आप याद करने का तरीका क्या है? जो यूरेनियम का था वो तो क्या था? लिटिल बॉय। और जो पोलेनियम का बना होता है वो क्या था? फैटमैन। ठीक है, ये आपके जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यहाँ भी आपको बता दिया ताकि आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए। आप इसे नोट करो, मैं इसके बाद आगे समझाता हूँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया नाभिकीय विखंडन। ठीक है, यानी कि आपका नाभिकीय विखंडन में क्या होता था? नाभिकीय विखंडन में क्या थी? चीज़ें ज़्यादा होती जा रही थी, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे नाभिकों में टूटती जा रही थी। क्या हो रहा था? एक नाभिक टूट कर छोटे छोटे बन जा रहे थे। तो मैंने बताया अगर कंट्रोल में रख दिया जाए इसी चीज़ को तो उससे बिजली बना सकती है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि नाभिकीय विद्युत घर बनाया जा सकता है, जिससे आप बिजली बनती है हमारी, जो मेन बिजली है। ठीक है, तो अब उसी के बारे में समझते हैं। पहले डायग्राम समझ लो, इस डायग्राम का मतलब क्या है। ये थोड़ा आगे तक है वैसे, ठीक है, समझ लो आराम से, बस ये हमसे छोटी जगह बनेगी। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, एक्चुअल डायग्राम बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, वो अब मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। ये बिल्कुल मेन हिस्सा है जहाँ एक्चुअल में मेन काम हो रहा है। देखो यहाँ पे रखा हुआ यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो इसके अंदर से क्या निकल रहा है? इसके अंदर से भारी मात्रा में न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, जिसका नाभिक भारी किसके कारण होता था? न्यूट्रॉन के कारण। तो न्यूट्रॉन निकल रहे भारी मात्रा में। अगर ये किसी वजह से ये जो कवर दिया हुआ है इस कवर को छोड़ कर निकल गया ना, तो जैसे छोड़ कर निकलेगा तो कौन सी वेव निकलेगी? गामा, एक्सरे, शॉक वेव, बिल्डिंग गिरा देगा, आदमी को मार देगा, यानी कि तबाही मचा देगा एक तरीके से। अगर कोटा शहर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोटा शहर में क्या है? परमाणु बिजली घर है जहाँ पे बनाई जाती है बिजली। अगर कोटा शहर को बर्बाद करना है ना, तो बस ये डिस्ट्रॉय कर दो जाकर, पूरा कोटा शहर बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल भूतिया शहर हो जाएगा, जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा आज के बाद, उसके रिएक्टर के बाद। ठीक है, यूरेनियम में क्या है? इसके अंदर से निकल रहे भारी मात्रा में न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स बाहर ना निकल जाए, इसे कवर दिया जाता है। तो ये दीवार बनाई जाती है कंक्रीट की। किसकी बनाई जाती है? कंक्रीट की। मैंने पहली बात लिखी कि इसको सुरक्षा के लिए क्या करा जाता है? कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती है। जो ये दीवारें है ना, ये किसकी दीवारें है? कंक्रीट की। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ भी, कंक्रीट। कैसे लिखते हैं? कंक्रीट लिख दो, कंक्रीट लिख दो, ठीक है, कंक्रीट की दीवार। ये क्या है? कंक्रीट की दीवार है, जिससे न्यूट्रॉन बाहर निकल जाए। अब न्यूट्रॉन की स्पीड है ना, बहुत तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए ना, तो फाड़ के एक समय के बाद बाहर निकली जाएगी। तो इसलिए इसमें छोटी सी जगह बनाई जाती है इतनी। तो इस जगह को क्या होता है? न्यूट्रॉन की स्पीड देखो, ये सारे न्यूट्रॉन निकल रहे। क्या लिखा मैंने? सब न्यूट्रॉन्स हैं। ये क्या है? सब ये जो दिखा मैंने बना के, क्या है? सब आपके न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है? जैसे ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे ना छड़ लगा दी जाती है। कौन कौन छड़ लगा जाती है? यूरेनियम और कंट्रोल करने के लिए, इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अगर स्पीड कंट्रोल नहीं होने की तो फिर तो ये परमाणु बम का काम करेगा। तो कंट्रोल करने के लिए किसकी छड़ लगाई जाती है? मैंने लिखा कैडमियम और दूसरी बोरान। तो यहाँ किसकी छड़ लगी हुई है? यहाँ छड़ लगी हुई है आपकी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये वाली चीज़ लिख लो, कैडमियम, दूसरी क्या है? दूसरी लिखी आपकी बोरान।
कंक्रीट क्या दे रहा है, इसको सुरक्षा दे रहा है ताकि न्यूट्रॉन बाहर ना निकल जाए, किसी को नुकसान ना कर दे, आदमी को मार ना दे, नुकसान ना हो जाए। और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि फट के बाहर ना आ जाए, उसकी स्पीड कम करने के लिए क्या किया जाता है, कैडमियम की छड़ लगाई जाती है, बोरान की। कैडमियम और बोरान की छड़ क्या करती है, न्यूट्रॉन को सोख लेती है, जैसे पानी की तरह सोख लेती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने बैग भी खरीदते हो गया, फिर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, दवाई वगैरह कुछ भी, तो उसके अंदर एक छोटी सी थैली आती है, समझ रहे। बैग में मैक्सिमम जैसे लैपटॉप के बैग होते हैं, जो थोड़े अच्छे कॉस्टली बैग होते हैं, तो उनके अंदर एक छोटी सी थैली आती है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे दाने भरे होते हैं। जो दाने भरे होते हैं उसके अंदर की हवा होती है ना, जो उसमें नमी होती है, जो मॉइस्चराइजेशन होता है, उसको सोख लेती है ताकि उसमें रखी चीज़ें ख़राब ना हो। जैसे खासकर कैप्सूल की, जो आप दवाई खरीदते हो कैप्सूल वगैरह, तो उसके अंदर छोटी सी एक पन्नी आती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसके अंदर की जो नमी है, जो उसके अंदर मॉइस्चर है, वो सारा सोख लेगी, जिससे उसमें नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या काम करती है, न्यूट्रॉन को सोख लेती है। कैडमियम और बोरान की छड़, मैंने लिखा है कैडमियम और बोरान की छड़ न्यूट्रॉन को सोख लेती है, यानी कि सोख लेती है जो थोड़ी बहुत ही कमी होती है, तो क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे क्या होगा, स्पीड कम होगी। और अगर इससे भी स्पीड कम ना हो तो सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, यानी कि इसको मंदक करने के लिए, यानी कि इसको मॉडरेट करने के लिए, इसकी स्पीड को धीमा करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें मिला दिया जाता है आपका, न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए मिलाया जाता है D2 या ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, दूसरा क्या यूज़ करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, D2 या क्या हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ठीक है। दो चीज़ होगी, बोलेगा कि मॉडरेटर यानी कि मंदक यानी कि धीमा करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, D2 या किया जाता है ग्रेफाइट। और कैडमियम को यूज, वो इसकी दूसरा क्या है, कैडमियम और दूसरी क्या है, बोरान। कैडमियम बोरान क्या करती है, न्यूट्रॉन को सोख लेती है, और D2 और ग्रेफाइट क्या करती है, उसको धीमा करती है। ये तो सोख लेती है, उसको धीमा करती है, यानी कि ये तो रोकने का काम करती है, और ये इसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है, इतना अंतर है। इसको बोलते हैं स्विमिंग पूल, ठीक है। अगर D2 आ गया, देखो D2 में भारी जल आ गया, ठीक है, D2 बोलते हैं भारी जल, जो गंदा जल होता है वो वाला उसको बोल देते हैं भारी जल, तो इसको बोलते हैं स्विमिंग पूल। और इसको समझ लो, बस ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, काम दोनों का एक ही है, ठीक। मैंने समझा, आपको कंट्रोल कर लेते हैं। कैडमियम और बोरान की छड़ न्यूट्रॉन को सोख लेती है, और मॉडरेट यानी कि मंदक क्या है, इसको मंदक धीमा करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए, धीमे करने के लिए D2 या ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो, कंट्रोल हो गया यूरेनियम और थोरियम से। मैंने आपको क्या बताया, यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं जो काम करते हैं चीज़ों को डेवलप करने में, या साइंस में जो देश सबसे ज़्यादा डेवलप है वो है US अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो उनके पास क्या है, उनके साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करते हैं ना, वो रिसर्च किस पर करते हैं, यूरेनियम पे। क्योंकि जितने भी यूरोप कंट्री है, या आपकी अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जितनी भी कंट्री है, इनके पास यूरेनियम भरपूर मात्रा में है। ये इसलिए यूरेनियम पर रिसर्च करते रहते हैं बार बार। और भारत के पास इतने अच्छे साइंटिस्ट नहीं है, ना तो भारत अपने साइंटिस्टों पर इतना ध्यान देता, ना तो उन्हें अच्छा फंड मिलता, ना उन्हें इतनी सुविधा मिल पाती कि वे इन चीज़ों को आगे बढ़ा पाए। नहीं तो अगर इस चीज़ का रिएक्शन देखो, अब बिजली दो चीज़ों से बनाई जा सकती है, यूरेनियम से और दूसरी थोरियम से। यूरेनियम से तो सब रिसर्च कर ही रही है, ठीक है, लेकिन इस पर कोई रिसर्च नहीं करता। थोरियम पर रिसर्च क्यों नहीं करता? अगर थोरियम पर रिसर्च की जाए, अगर भारत सरकार भारत के वैज्ञानिकों को इतना पैसा दे या इतना फंड दे कि मैं इस चीज़ पर रिसर्च कर पाए, या फिर बाहर के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करें, क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इस पर रिसर्च करेगा ना, तो 80% थोरियम है ना, केवल भारत के पास है, पूरे विश्व का केवल भारत पे है। इसको नोट कर लो, कितना, केवल पूरा 80%, यानी कि पूरे थोरियम का 80% हिस्सा भारत के पास है। अगर भारत थोरियम पर रिसर्च होकर बिजली बननी शुरू होगी ना भारत के, तो भारत बिजली बेचकर पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाएगा। इसलिए ये क्या नहीं करते, बाहर के जो वैज्ञानिक है में इन चीज़ों पर रिसर्च नहीं करते। आप देख लो कि भारत के अच्छे साइंटिस्ट, गूगल का CEO भारतीय, माइक्रोसॉफ्ट का CEO भारतीय, तो क्या है कि अच्छे यूट्यूब का CEO भारतीय। मतलब क्या है कि इतने अच्छे जो लोग हैं ना, हमारे जो बढ़िया जो हमारा टैलेंट है, वो सब विदेश लेकर चला गया, ठीक है। वो सब कमी किसकी है, भारत सरकार की, ठीक। 80% केवल भारत के पास है। तो थोरियम से बिजली बनाई जा सकती है और यूरेनियम से बिजली बनती है। अब आपको थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि बिजली बनती कैसे है। चलो मैं आपको पहले ये बता दूँ, रिएक्टर में क्या है, देखो ये क्या है, फर्स्ट रिएक्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पहला संयंत्र था, जो क्या संयंत्र,
पहला जो रिएक्टर था, मतलब जो ये पूरा डायग्राम बनाया मैंने, सबसे पहला रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। याद रहेगा, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। लूसेंट इसीलिए फेमस है, लूसेंट आपको पढ़नी इसीलिए चाहिए, ये कुछ वर्ड की मीनिंग देख लो या फैक्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं करती, इस बात को लिख लो, ये मिथ है। अगर आप सोचते हो कि लूसेंट से सब चीज़ हो जाएगी, नहीं होने की। सिर्फ पढ़ के कॉन्सेप्ट पढ़ के वो सिर्फ रिविजन के लिए या फिर शॉर्ट ट्रिक या फैक्ट के लिए होती है और कुछ नहीं। देखो ये क्या है, फर्स्ट रिएक्टर क्या है? अप्सरा। फर्स्ट रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। अब लिख रखा फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट, यानी कि पहला परमाणु विद्युत घर कहाँ बना था? कहाँ बना था? तारापुर में। ये क्या है? जंगा। अब मुझे बताओ तारापुर है कहाँ से? कहाँ है तारापुर? तारापुर कहाँ है पता है? कहाँ है? मुंबई में ही है, ठीक है। कहाँ है? मुंबई, ठीक है। तारापुर में जगह है मुंबई, वहाँ पर इसका क्या है? पहला एटॉमिक पावर प्लांट बना था, मतलब सबसे पहले बिजली यहीं बनी थी तारापुर में, ठीक है। उसका सन क्या था? एक बार गूगल करके इसमें कमेंट बॉक्स में डालो क्या है, सब डालो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब के सब को मुझे आंसर चाहिए कि तारापुर मुंबई में, मैंने बताया, लिखना कि पहला एटॉमिक पावर प्लांट किस सन में बना था। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है सभी बच्चों को, ठीक है। अब पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ बना? मुंबई में बना, ट्राम्बो में, जिसे बोलते हैं भामाशाह एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ बना था? सबसे पहला रिसर्च सेंटर भामाशाह रिसर्च सेंटर। भामाशाह रिसर्च सेंटर किसके नाम है? साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आपको। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई बिजली बनती कैसे है। बिजली बनने का एक सिंपल सा उदाहरण है, आप किसी भी चीज़ से बिजली बना सकते हो आसानी से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। एक बार देखो, मैं आपको ये डायग्राम मिटा दूँ, चलो ये डायग्राम मिटा देता हूँ। अगर बिजली बनानी है ना तो क्या करो, ये क्या है? दो मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट है, इसके अंदर ये क्या है? कोयल है, ठीक है। अब क्या करना, बस इस कोयल को है ना, अब मुझे बताओ ये मैग्नेट है तो इसके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है और सेंटर होता है, ठीक है, ऐसे निकलता है, मतलब समझ लो, समझ गया होगा। ये क्या है आपका? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या करो, इसे है ना मैग्नेटिक फील्ड को घुमा दो, फटाफट 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 ऐसा करेगा तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को काटने पर बिजली का निर्माण होता है। लिख लो एक लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र को काटने पर बिजली बनती है। अब इसी चीज़ को किसी भी चीज़ से घुमा दो, वैसे यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं, किन टाइप से, टाइप लिख लेता हूँ, टाइप किन की चीज़ों से बनाई जाती है बिजली? किससे बनाई जाती है बिजली? पवन चक्की, दूसरा क्या है? नदी, नदियों से घुमा दो इसे, मतलब इसे घुमाना है बस। नदी का जो बड़ी बड़ी नदी होती है उनका बहुत तेज होता है कि इसको बहुत स्पीड से घुमा सकती है। पवन चक्की होगी, नदी होगी, या फिर कोयला से भाप बना के, कोयला से भाप बना के, किससे? भाप से। भाप से क्या होती है? हीट से घूम जाती है। तो पवन चक्की, नदी, कोयला एक्सेट्रा से बना के बिजली बनाई जा सकती है। आई बात समझ? बिजली कैसे बनती है? मैग्नेटिक फील्ड को, नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए जो बनती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी तो क्या बनेगी? एनर्जी, बिजली। बस ये बिजली है, ठीक है। एक दिन बढ़िया से बता दूंगा बिजली कैसे बनती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।